हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी कंप्लीट कर लिया था। हमने उसके पांचों मेथड्स पढ़ लिए थे कि हम किस तरह से डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को अनसर्टेनिटी वाले मेथड्स यूज़ करके सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क का मतलब क्या है, और डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क आपका डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी से डिफरेंट कैसे है। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इन दिस एनवायरनमेंट मोर दैन वन स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट विद ईच डिसीजन एंड द डिसीजन मेकर हैज़ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू असाइन प्रोबेबिलिटीज़ टू ईच ऑफ दीज स्टेट्स। अब ये सुनते ही कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि इससे पहले जब हमने डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की बात की हुई थी, वहाँ पे भी क्या था कि मोर दैन वन स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट विद ईच डिसीजन। वहाँ पे भी किसी भी एक ऑल्टरनेटिव के लिए आपके पास कई सारे स्टेट्स ऑफ नेचर होते थे या फिर आपके पास कई सारे इवेंट्स होते थे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि जब हम डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, वहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग कोई भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आप बिना प्रोबेबिलिटीज़ असाइन किए किसी भी इवेंट को आप सिंपली अनसर्टेनिटी से अपना काम करते हो, एंड मेथड्स यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्टिमल डिसीजन निकल करके आ रहा है। बट डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा इवेंट्स भी हैं और हर इवेंट से एसोसिएटेड हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। प्लस तीसरी चीज़ जो यहाँ पे एडिशनल हमारे पास है वो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू असाइन प्रोबेबिलिटीज़। मतलब जितने भी आपके स्टेट्स ऑफ नेचर हैं या फिर जितने भी आपके इवेंट्स हैं, आप क्या कर सकते हो, आपके पास इतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि आप उन सारे के सारे इवेंट्स को या सारे के सारे स्टेट्स ऑफ नेचर को प्रोबेबिलिटीज़ असाइन कर सकते हो, एंड देन उसके हेल्प से आप मेथड्स यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बट एक क्वेश्चन और कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी है, फिर हम इसको डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क क्यों बोल रहे हैं? रिस्क फैक्टर क्या है यहाँ पे? रिस्क फैक्टर आपका ये है कि आपने प्रोबेबिलिटीज़ तो असाइन कर दी, बट उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ कोई शॉप आपकी किसी फैक्ट्री से सपोज़ टाइप्स ऑफ बिस्किट्स ले रही है। एक उसने चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट लिया एंड दूसरा उन्होंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बिस्किट लिया। अब कब मार्केट में आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का डिमांड ज़्यादा हो जाए या कब चॉकलेट फ्लेवर का डिमांड ज़्यादा हो जाए बिस्किट्स का, ये शॉपकीपर को नहीं पता है। क्या पता उसने 20 कार्टन स्टॉक करके रखा हुआ है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बिस्किट का, एंड जो यूज़र्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट की। तो ऐसे केस में क्या होगा कि चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट वो नया लेके तो आ जाएगा, बट जो ऑलरेडी उसके पास स्टॉक रखा हुआ है उसको अगर वो डिमांड से कंपेयर करेगा तो कंपैरेटिवली उसका लॉस हो रहा है। बेसिकली ये रिस्क फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो है कि आप प्रोबेबिलिटीज़ असाइन कर रहे हो, बट जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी आउटकम्स आते हैं, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। हमें बेसिकली दो मेथड्स पढ़ने हैं डिसीजन प्रॉब्लम्स अंडर रिस्क के लिए। एक मेथड हम आज पढ़ेंगे एंड एक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। बेटर है कि हम इसमें आराम से चलें एंड आप एक एक मेथड करके समझो। द टू मेथड्स वी नीड टू स्टडी इज़, फर्स्ट इज़ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, एंड द सेकेंड इज़ एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, दैट इज़ EOL क्राइटेरियन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज़ EMV क्राइटेरियन। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू दैट इज़ EMV क्राइटेरियन में हमारा मेन मोटिव क्या है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एंड हम आगे चल के क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट करने वाले हैं जिन पे कि हमारा सोल्यूशन जो होगा वो डिपेंड करेगा।
सो इन दिस क्राइटेरियन द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एक वैल्यू होती है प्रॉपर EMV जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप EMV कैलकुलेट करते हो किसी भी ऑल्टरनेटिव के लिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी ऑल्टरनेटिव के लिए हम हमेशा EMV कैलकुलेट करते हैं। सो विच इज़ द सम ऑफ पॉसिबल पे ऑफ द ऑल्टरनेटिव each weighted by the probability of that payoff occurring is calculated। मतलब इस क्राइटेरियन में बेसिकली हमें EMV वैल्यू कैलकुलेट करनी है हर एक ऑल्टरनेटिव से एसोसिएटेड, एंड वो EMV कैलकुलेट करने में किसका यूज़ होगा, आपके पे ऑफ वैल्यूज़ का यूज़ होगा हर ऑल्टरनेटिव और हर इवेंट के कॉम्बिनेशन के पे ऑफ वैल्यू का, प्लस एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ का भी यूज़ होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, देन द ऑल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट EMV, हाईएस्ट EMV हम सिलेक्ट करते हैं जब हम प्रॉफिट टेबल की बात करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको हाईएस्ट EMV मिल रहा होता है जिस भी ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट या जिस भी ऑल्टरनेटिव के करस्पॉन्डिंग, वो हमारा ऑप्टिमल डिसीजन हो जाता है। एंड टू द कॉन्ट्ररी, अगर आप कॉस्ट टेबल या फिर अगर आप लॉस टेबल की बात कर रहे हो तो जहाँ पे आपको लोएस्ट वैल्यू मिलती है EMV की, वही आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिमल डिसीजन। सो अब देख लेते हैं कि EMV हमें कैलकुलेट कैसे करना है। बेसिकली ये आपका EMV का फॉर्मूला होता है, EMV ऑफ SI। SI से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन या फिर ऑल्टरनेटिव। इसका फॉर्मूला होता है समेशन J इज़ इक्वल टू 1 to N। I का मतलब आप रो की बात कर रहे हो, रोज़ में हम क्या लिखते हैं, रोज़ में आते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव्स। तो रोज़ में आ रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स, रो के लिए यूज़ हो रहा है I। समेशन J इज़ इक्वल टू 1 to N। SI है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यानी ऑल्टरनेटिव। POJ, P आपका बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी। सो POJ रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ OJ इवेंट। मतलब रो वाइज यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव्स लिखे होंगे टेबल में, एंड यहाँ पे ऊपर आपके पास सारे के सारे पॉसिबल स्टेट्स ऑफ नेचर या फिर पॉसिबल इवेंट्स होंगे। सो प्रोबेबिलिटीज़ आप देख रहे हो किसकी, सारे के सारे इवेंट्स की किसी भी ऑल्टरनेटिव के करस्पॉन्डिंग, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, AIJ के साथ, जहाँ पे AIJ आपका क्या डिनोट करता है, पे ऑफ एसोसिएटेड विद द कोर्स ऑफ एक्शन I एंड द स्टेट ऑफ नेचर OJ। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पे ऑफ टेबल बताई थी तो पे ऑफ टेबल में आपको याद होगा कि हम एलिमेंट्स किस तरह से C11, C12, C13 या फिर A11, A12, A13 इस तरह से डिनोट करते थे कि मतलब किसी एक रो में आ रहा होगा वो और किसी एक कॉलम में आ रहा होगा। जिस रो में आ रहा है वो एलिमेंट मतलब उस ऑल्टरनेटिव के करस्पॉन्डिंग है वो वैल्यू, एंड जिस कॉलम में आ रहा है मतलब उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, सारे कॉलम्स के लिए या फिर सारे इवेंट्स के लिए हमें POJ और AIJ का मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड एंड में हर ऑल्टरनेटिव के लिए हमें उस पूरे के पूरे रो का सम निकालना है, EMVs वाले रो का सम, एंड जहाँ पे भी आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल रही होगी प्रॉफिट टेबल के केस में वो आपका ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएगा, एंड जहाँ पे भी आपको लोएस्ट वैल्यू मिलेगी लॉस या फिर कॉस्ट वाले टेबल के केस में वो आपका लॉस टेबल में ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएगा। सो इसमें स्टेप्स पढ़ के मैं नहीं बता रही हूँ, स्टेप्स में एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है कि पे ऑफ टेबल हमें बनानी है। अच्छा एक चीज़ और, कई बार आपको पे ऑफ टेबल ऑलरेडी दिया होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, बट कई बार हो सकता है कि आपको पे ऑफ टेबल ना दिया हो बट इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी कि आप पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सको। यहाँ पे पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करना आपका खुद का काम होगा। तो हम बेसिकली ऐसा ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे जहाँ पे हमें पे ऑफ टेबल भी कंस्ट्रक्ट करनी है एंड उसके बाद फर्दर EMV वाला मेथड हमें अप्लाई करना है। सो चलते हैं और हम वो क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so have a look at this question. The question says, under an employment promotion program, it is proposed to allow sale of newspapers on buses during off-peak hour. मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन वाले बसेस हैं
रोड बेस्ड बसेस, उन पे हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर के सेल की। सो द वेंडर कैन परचेज द पेपर्स एट अ स्पेशल कंसेशनल रेट ऑफ 25 पैसे एंड सेल इट फॉर 40 पैसे। मतलब जो भी वेंडर आपका बस में जाके न्यूज़पेपर्स को सेल कर रहा है उसके लिए न्यूज़पेपर का कॉस्ट प्राइस क्या है, 25 पैसे, एंड वो उसको सेल कर रहा है 40 पैसे पे, यानी कि न्यूज़पेपर का सेलिंग प्राइस जो है दैट इज़ 40 पैसे। सो एनी अनसोल्ड कॉपी इज़ अ डेड लॉस। बट एक चीज़ और यहाँ पे हमें जो मेन नोटिस करनी है, और आप बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं, ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट थरली, एंड किसी भी स्टेप पे आपको डाउट होता है तो आप मेरे से प्लीज़ इसको पूछ के क्लियर कर लीजिएगा। सो एनी अनसोल्ड कॉपी इज़ अ डेड लॉस। सो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगी तो हम हमेशा ही डिमांड और स्टॉक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका न्यूज़पेपर वेंडर जो है वो 20 न्यूज़पेपर्स लेकर के जाता है बस में, सो अगर उसके 20 के 20 सेल हो जाते हैं तब तो उसका कंप्लीट प्रॉफिट हो रहा है कि सपोज़ रेट 25 पैसे है, वो सेल कर रहा है 40 पैसे पे, सो 15 पैसे का उसको पर पीस पे प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर सपोज़ 20 में से उसके 15 न्यूज़पेपर्स सेल होते हैं एंड 5 सेल नहीं होते हैं, तो वो 5 का तो उसको लॉस हो रहा है, बट 20 में से जो उसके 15 सेल हुए हैं, उन 15 सेल किए हुए न्यूज़पेपर्स पे तो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका प्रॉपर जब आप पे ऑफ टेबल बनाओगे तो बहुत सारे केसेस बनते हैं कि अगर इतना डिमांड है, इतना स्टॉक है, तो कब हमारा कितने पैसे का प्रॉफिट होगा। अब सपोज़ 20 में से अगर उसके 15 न्यूज़पेपर सेल हो भी गए हैं और 5 नहीं भी सेल हुए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसको लॉस हुआ। अल्टीमेटली हुआ उसको प्रॉफिट ही है, क्योंकि जब वो एक पे 15 पैसे अर्न कर रहा है, तो अगर 5 नहीं भी सेल हुए तो दैट इज़ नॉट हिज कंप्लीट लॉस, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अभी भी उसके पास है। सो वही हमें पे ऑफ टेबल को यूज़ करके रिप्रेजेंट करना है और बनानी है पे ऑफ टेबल। इसके आगे, अ वेंडर हैज़ एस्टिमेटेड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़ फॉर द नंबर ऑफ कॉपीज़ डिमांडेड। तो यहाँ पे उसने के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी, उसने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो ये टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी हमें नहीं फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको पहले से दी रहेगी। आपको पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा एंड उसके आगे आपको EMB कैलकुलेट करना होगा। सो प्रिपेयर अ पे ऑफ टेबल एंड फाइंड आउट हाउ मैनी कॉपीज़ शुड बी ऑर्डर्ड सो दैट हिज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स विल बी मैक्सिमम। मार्क दिस, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेशन बेसिकली हमारा इक्विवेलेंट होता है मीन के। सो बेसिकली यहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो। पे ऑफ टेबल के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज़ तो कि आपका एक न्यूज़पेपर के लिए कॉस्ट प्राइस है जो दैट इज़ 25 पैसे, एंड एक न्यूज़पेपर के लिए आपका सेलिंग प्राइस है 40 पैसे। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ न्यूज़पेपर्स की जो डिमांडेड हैं, 15 कॉपीज़ डिमांड की आप प्रोबेबिलिटी 0.04 है, 16 की 0.19 है, 17 की 0.33 है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पे ऑफ टेबल हम इसकी कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉफिट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसको कि यूज़ करके हम हर ऑल्टरनेटिव और हर स्टेट ऑफ नेचर के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड कर पाएंगे, पे ऑफ वैल्यू। सो हैव अ लुक। कॉस्ट प्राइस पर पीस, एक न्यूज़पेपर का कॉस्ट आपका है 25 पैसे एंड उसी न्यूज़पेपर का सेलिंग प्राइस कितना है, 40 पैसे। देयरफॉर प्रॉफिट पर पीस ऑफ न्यूज़पेपर आपका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 15 पैसे। बट एक चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि इफ़ डी डिनोट्स द डिमांड, अगर डी डिनोट करता है कि न्यूज़पेपर का डिमांड कितना है, एंड एस डिनोट्स द स्टॉक ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर डी का डिमांड है तो आप स्टॉक भी उतना ही लेके जाओगे। हो सकता है डिमांड 15 का है बट
क्या पता उस दिन आपसे 16 मांग लिए जाएं, 17 मांग लिए जाएं, या हो सकता है 15 के 15 आपके सेल ना हो, उससे कम सेल हो। तो बेसिकली स्टॉक जनरली इंसान 15, अगर 15 आपकी डिमांड है तो आप 15 या 15 से ज़्यादा ही स्टॉक करके चलोगे इन जनरल टर्म्स। देन द कंडीशनल प्रॉफिट इज़ गिवन बाय, सो प्रॉफिट फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, व्हेन डी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एस, मतलब जब जो आपका डिमांड है वो स्टॉक से ज़्यादा है। मतलब कि सपोज़ आपके पास डिमांड में है 20 न्यूज़पेपर्स और आपने स्टॉक कितने किए थे, 15। अब जब स्टॉक आपका कम है और डिमांड हाई है तो अल्टीमेटली जितना भी आपके पास स्टॉक में थे उतना तो सारा का सारा सेल हो ही गया ना, एक भी आपके पास बचा नहीं है। एक पे आपको 15 का प्रॉफिट मिल रहा था, तो जितने आपका स्टॉक होगा उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीपी, यानी कि कंडीशनल प्रॉफिट। सो ये फंक्शन आप याद कर लो। जनरली एक यही टाइप है क्वेश्चन का जो आपके एग्ज़ाम में आता है पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो एक ये फंक्शन अगर आप याद कर लेते हो, वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, सो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी पे ऑफ टेबल बनाने में, क्वेश्चन में। सो अगर हमारा डिमांड ज़्यादा है और जो हमने स्टॉक किया था वो कम है, तो यानी क्लियरली आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 15 इंटू एस, जहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉक। बट एक केस और है, जब डिमांड कम है और आपने स्टॉक ज़्यादा कर लिया है, तो ऐसे केस में हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 40 इंटू डिमांड। 40 इंटू डिमांड हमने क्यों किया हुआ है, बिकॉज 40 आपका क्या था, सेलिंग प्राइस था, एंड आप सेल कितना करोगे, जितना डिमांड है। सो 40 को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है डिमांड से, माइनस 25 इंटू एस। 25 इंटू एस किस लिए, बिकॉज एस आपका स्टॉक है एंड स्टॉक आपने कितने प्राइस पे किया हुआ है, 25 पैसे पे। सो कंडीशनल प्रॉफिट का आपका ये फॉर्मूला बनता है, जिसमें कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर दैन द स्टॉक, जब ग्रेटर है या इक्वल है तब दोनों ही केसेस में आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा। डिमांड ज़्यादा है, स्टॉक कम है, सो आपका कंडीशनल प्रॉफिट हो जाएगा 15s, बिकॉज 15 पैसे का प्रॉफिट आपको एक पीस पे हो रहा है। एंड जब आपका डिमांड कम है, स्टॉक ज़्यादा है, तो प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा 40d माइनस 25s। सो अब हम बनाते हैं पे ऑफ टेबल। मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखी है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ तो आप इजीली इसको बना पाओगे। पॉसिबल डिमांड्स हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ रो, 15 से लेके 20 तक, एंड पॉसिबल स्टॉक लेवल भी हमारा क्या है, 15 से लेकर के 20 तक। और यहीं पे मैंने क्या लिख लिया है, अपने ऑल्टरनेटिव्स के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी भी लिख ली है। उसके बाद अब हमें पे ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, जब आपका डिमांड भी 25 है और स्टॉक भी 25 है। जब डिमांड भी 25, स्टॉक भी 25 यानी बराबर है, सो हमने 15s में s की वैल्यू रख दी 15, सो वैल्यू आ जाएगी 225। सेकेंड, जब आपकी डिमांड 16 है और स्टॉक 15 है, डिमांड ज़्यादा है, सो अगेन 15s, दैट इज़ 15 इंटू 15, वैल्यू आ जाएगी 225। सो बेसिकली अगर आप ये फर्स्ट कॉलम की बात करो, फर्स्ट कॉलम में आपकी डिमांड्स क्या हैं, या तो 15 है या तो 15 से ज़्यादा है, और स्टॉक लेवल आपका कांस्टेंट है, दैट इज़ 15। सो पूरे के पूरे फर्स्ट कॉलम के लिए ये आपका पहले वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा एंड सारी वैल्यूज सेम आ जाएंगी, दैट इज़ 225। अब आते हैं सेकेंड कॉलम पे। सेकेंड कॉलम में आपका स्टॉक कितना है, 16, ठीक है। स्टॉक हमारा है 16, जब डिमांड 15 है, सो पहले केस में अगर आप देखोगे स्टॉक 16, डिमांड 15, वैल्यू क्या आएगी, डिमांड कम है अब और स्टॉक ज़्यादा है, डिमांड कम है, स्टॉक ज़्यादा है, तो यूज़ होगा सेकेंड फॉर्मूला। फिर आप सेकेंड वैल्यू पे आओगे, स्टॉक भी 16, डिमांड भी 16, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, पहला, 15 इंटू एस। और इसके नीचे वाले सारे वैल्यूज़ के लिए स्टॉक आपका 16 है और डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो पहला वाला फॉर्मूला। ऐसे ही तीसरे पे आओ, अब डिमांड 15,
स्टॉक 17 यानी डिमांड कम स्टॉक ज़्यादा, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड वैल्यू के लिए डिमांड 16 स्टॉक 17 यानी कि डिमांड कम स्टॉक ज़्यादा, अगेन सेकेंड फॉर्मूला। बट जैसे ही आप 17 पे आए, 17 के नीचे वाली सारी वैल्यूज़ के लिए आपकी डिमांड ज़्यादा है और स्टॉक कम है, सो यूज़ हो जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला। सो इसी तरह से आप हर एक डिमांड और हर एक स्टॉक लेवल को देखते हुए ये टेबल बना सकते हो। बस क्या करना है आपको, इस कंडीशनल प्रॉफिट के फॉर्मूले में एक एक करके डी और एस के वैल्यूज़ पुट करते जाना है, तो ये पे ऑफ टेबल हमें मिल जाएगी। एक बार हमें ये पे ऑफ टेबल मिल जाती है, उसके बाद मैंने क्या किया है, कॉलम्स की नंबरिंग कर दी है, सो दैट आगे वाले टेबल जब हम सेकेंड टेबल बनाएंगे सो हम ईजिली देख सकें कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को मैंने फर्स्ट नंबर दिया है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हमें सारे वैल्यूज़ से करना ही करना है। एंड करस्पॉन्डिंगली जो हमारे स्टॉक लेवल्स हैं उसको मैंने फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑनवर्ड्स मार्क किया है। सो अब मूव करते हैं हम सेकंड टेबल की तरफ। सो अब हम लोग आए हैं सेकेंड टेबल के पास एंड इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टेबल, बिकॉज यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन फाइनली हम हर कॉलम के लिए या हर इवेंट के लिए हम EMV फाइंड करेंगे। सो क्या फॉर्मूला था आपका EMV का, EMV इज़ इक्वल टू समेशन J इज़ इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ OJ इंटू AIJ, जहाँ पे POJ का क्या मतलब है आपका प्रोबेबिलिटी एंड AIG आपका डिनोट करता है पे ऑफ। सो पे ऑफ्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे प्रीवियस टेबल में, जो कि ये रही। सो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, EMV। समेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी और पे ऑफ का मल्टीप्लिकेशन। सो प्रीवियस टेबल में अगर आपको याद हो, मैंने प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को 1 मार्क किया था एंड करस्पॉन्डिंगली 2, 3, 4 एंड 5। सो अब जो नए टेबल में आपका पहला कॉलम आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम इनटू द सेकंड कॉलम, मतलब प्रोबेबिलिटी का कॉलम इनटू 15। पहली प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी, 0.04 एंड पे ऑफ वैल्यू क्या है, 225। सो 0.04 इंटू 225 वैल्यू आएगी 9। देन 0.19 इंटू 225 वैल्यू आएगी 42.75। 0.33 इंटू 225 वैल्यू आएगी 74.25। 0.26 इंटू 225 आपकी वैल्यू आएगी 58.50। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक एक करके पहले हम पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी के कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 15 वाले कॉलम के साथ, तो आपको नया वाला सेकंड कॉलम मिल जाएगा। फिर हमने प्रोबेबिलिटी के पूरे पूरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया 16 वाले कॉलम के साथ, तो आपको नया थर्ड कॉलम मिल जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया प्रोबेबिलिटी के पूरे कॉलम का इस 17 वाले कॉलम के साथ, तो आपको फोर्थ कॉलम मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या किया है हमने, POJ इंटू AIJ, मतलब एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को सारे के सारे इवेंट्स वाले कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई किस तरह से कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की पहली वैल्यू कॉलम के पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी की दूसरी वैल्यू कॉलम के दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई। सो एक बार हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट रो, दैट इज़ ऑफ द EMV। सो 15 वाले इवेंट के लिए आपका EMV क्या हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ का टोटल, दैट इज़ 225। 16 वाले कॉलम के लिए या 16 इवेंट के लिए हमारा EMV की वैल्यू इन सब का सम 238.40। 17 वाले कॉलम के लिए या 17 वाले स्टेट ऑफ नेचर के लिए हमारा EMV इन सारे वैल्यूज़ का सम, दैट इज़ 244। सो ये आ जाएंगी आपके सारे के सारे कॉलम्स के लिए EMV की वैल्यूज़। अब आप देखो कि EMV आपका सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिल रहा है, सबसे ज़्यादा EMV हमें मिल रहा है ये 244.20 एंड ये किसके अगेंस्ट हमें मिल रहा है, 17 के अगेंस्ट। सो देयरफॉर
मैक्सिमम EMV इस पैसे 244.20। ये याद रखना है हमें कि हम कौन सी यूनिट में बात कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पैसे दिया हुआ था तो आप पैसे ही लेके चलोगे। 244.20 इज़ द मैक्सिमम EMV, और ये आपको कितने स्टॉक लेवल पे मिल रहा है? 17 न्यूज़पेपर्स के स्टॉक लेवल पे। सो देयरफॉर जो भी आपका न्यूज़पेपर वेंडर है उसको कितने न्यूज़पेपर्स ऑर्डर करने चाहिए? 17। और अगर वो 17 न्यूज़पेपर्स ऑर्डर करता है सो एवरेज प्रॉफिट उसको कितना होगा? 244.20 पैसे का। सो ये था हमारा EMV मेथड। कैसे हम EMV मेथड यूज़ करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और, अगर यहीं पे आप कॉस्ट टेबल या लॉस टेबल के साथ डील कर रहे होते तो आप देखते कि आपका लोएस्ट EMV कितना आया है। लोएस्ट EMV हमारा कितना है यहाँ पे? 196 हमें मिल रहा है 20 के अगेंस्ट। सो उस केस में आपका आंसर हो जाता 20 एंड द लॉसेस ऑफ 196.80 पैसे। सो बेसिकली हमें EMV मेथड में क्या करना है, अगर आपको पे ऑफ्स दिए हुए हैं सो बहुत अच्छी चीज़ है, आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर हमें पे ऑफ्स नहीं दिए हैं तो आप पहले पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, एंड पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हर आउटकम या फिर हर इवेंट का और हर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब प्रोबेबिलिटी के कॉलम का आप एक एक करके सारे इवेंट्स के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करोगे, एंड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके न्यू कॉलम्स आएंगे उन कॉलम्स के वैल्यूज़ को आप ऐड कर दोगे तो उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग आपको EMV मिल जाएगा। अगर आप प्रॉफिट टेबल के साथ डील कर रहे हो तो मैक्सिमम EMV वाला डिसीजन आपका ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएगा, एंड अगर आप कॉस्ट टेबल या फिर लॉस टेबल के साथ डील कर रहे हो तो लोएस्ट वैल्यू आपकी फाइनल डिसीजन हो जाएगी बाय द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मेथड अंडर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क।